ओके, हमारे साथ बने रहिए। इतिहास बहुत जल्द प्रारंभ होगा। अब मैं आ गया हूँ इतिहास प्रारंभ करने के लिए आप लोगों के साथ, है ना, सामने। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी टीम कोऑर्डिनेट कर रही है सभी को, और जो इसे करियर के रूप में ले रहे हैं बहुत सीरियसली, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो नहीं ले रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। ठीक है, अभी चलो देखते हैं तैयारी क्या होती है। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और पिछले 16 वर्षों से मैं इतिहास ऑप्शनल और जीएस की क्लासेस ले रहा हूँ मैं, और करीब 13 वर्षों तक ऑप्शनल की क्लासेस ली हैं हमने, और ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गया मुझे क्लास लेते हुए हिस्ट्री के ऊपर। ओपन सेशन के कई सारे मकसद होते हैं, अलग अलग मकसद से। कभी हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, उसमें हम राइटिंग स्किल पे बात करते हैं, कभी एसे पे बात करते हैं, या कभी अलग अलग मकसद से बात करते हैं। हमारा ये जो सेशन है, जो स्टूडेंट्स तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और उनको किस तरह से इतिहास को, विषय को लेना चाहिए सामान्य अध्ययन के मकसद से, है ना, वो उस पर केंद्रित है पूरा का पूरा सेशन। हिस्ट्री को लेके जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ऑलमोस्ट थोड़ा स्कूल कॉलेज का पैटर्न भी ऐसा रहा है कि या तो उसे याद करने वाला विषय मान लिया जाता है, या केवल डेट्स और बहुत सारी तिथियां और काल के चश्मे से उसे देखा जाता है इतिहास को, है ना। वो भी एक तरह की भ्रांति हम कहेंगे उसको, हम, है ना, कि हम विषय को ठीक से समझ नहीं पाते तब उसे वैसा लेते हैं। होता क्या है, जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं हम, तो उस टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों पे हम ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अब हम जीवन की बात करें, अब तक जो आपकी यात्रा रही है, अपनी स्कूलिंग है, कॉलेज है, या कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज वगैरह भी आपने किए होंगे। आपसे मैं पूछूं कि आप पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक स्कूल में आपको क्या क्या मार्क्स आए हैं, क्या आप बता पाओगे? या सारे टीचर का नाम आप बता पाओगे? या सारे दोस्तों का आप नाम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। बट कभी कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना ऐसी घटी हो तो वो आपके मेमोरी में है। बट स्कूल में भी 10वीं क्लास एक टर्निंग पॉइंट होता है, 12वीं क्लास एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, कॉलेज। तो आपको 10वीं 12वीं या कॉलेज या प्रोफेशनल डिग्री के बारे में बताने में कठिनाई नहीं होगी। आपसे मैं पूछूं, ये बताओ कि भाई पिछले 1 महीने तक आपने क्या क्या ब्रेकफास्ट किया, तो बहुत कठिनाई होगी आपको बताने में कि भाई रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट क्या कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ का पार्ट होता है। बट किसी दिन आपने बहुत अपने पसंद की कोई चीज़ खाई हो तो आपको ध्यान रहेगा। तो हिस्ट्री की तैयारी में ये जो मैं एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल है। हम किसी काल के बारे में जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो उस काल में बहुत सारी तथ्यों के आधार पर सैकड़ों, हजारों, न जाने कितने हजार इंफॉर्मेशन होंगे हमारे पास। पर हम केवल महत्वपूर्ण बातों को यदि हम पकड़ना सीख लें, पढ़ना सीख लें, ठीक है, उस पहचान करना सीख लें, अच्छा ये बात ध्यान रखने वाली होती है, तो काम बहुत सरल हो जाता है उसमें। बिल्कुल अपने जीवन की तरह है। इतिहास है क्या? हमारे ही और आपके अतीत का तो अध्ययन है वो। बट ये जितना सरलता से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब टॉपिक के साथ हम चलेंगे तो ऑब्वियस है क्लास के साथ इस चीज़ को हम इस्टेब्लिश भी करते हैं। आइए हम आते हैं टॉपिक पे कि आप शुरुआती दौर में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इतिहास को लेकर के, है ना। और इतिहास के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, कि इसमें विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या प्रिसाइजली ध्यान रखना चाहिए। 5 बातों का आप ध्यान रखिए, इतिहास की तैयारी करें या किसी भी विषय की तैयारी करें। पहला, कभी भी आपको सिलेबस पे एक प्रॉपर पकड़ रखनी चाहिए, प्रॉपर समझ बना के रखनी चाहिए आपको सिलेबस की। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, सिलेबस बहुत एक्सप्लेन किए जाते हैं, मतलब यूपीएससी ने सिलेबस को एक्सप्लेन कर रखा है, और कभी कभी सिलेबस को बड़ा सिंबॉलिक दे दिया गया है, एक सांकेतिक तौर पे कि आपने ये पढ़ना है। मैं भी बता रहा हूँ आपको। दूसरा, बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन पेपर की भी समझ रखें आप, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, उसकी भी समझ रखें आप। तीसरा, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट होती है तैयारी के सिलसिले में, वो होता है कि आपके सोर्स क्या हैं, आपके स्रोत क्या हैं, है ना, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप। यहाँ भी बिखराव बहुत ज़्यादा होता है, उसे भी हम देखेंगे ज़रा हम। चौथा, आप किस तरह से पढ़ते हैं।
आप किस प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, और आप नोट्स कैसे बनाते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें कैरी करनी होती है एग्ज़ाम में। यदि हम एक ही चीज़ को 4,000 किताबों से पढ़ें और 4,000 पेजेस में पढ़ें तो एग्ज़ाम तक कैरी करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। बहुत ज़रूरी होता है कि हम नोट्स को किस तरह से बनाएं हम, ठीक है। और पांचवा, ये चारों जो पहलू होते हैं वो तैयारी का पार्ट होता है, ठीक है। ओके, हाँ, ये चारों जो पहलू होता है वो तैयारी का पार्ट होता है, ठीक है। और जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, इसको असेसमेंट का एक ही तरीका होता है कि हम प्रैक्टिस करें, हम, ठीक है, हम प्रैक्टिस करें। हम इसके असेसमेंट का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है ना। प्रैक्टिस के भी कई स्टेज होते हैं, तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास में संभव नहीं है कि सारी बात आपसे शेयर कर ली जाए, लेकिन ऑलमोस्ट एक ठीक ठीक जिसको हम बेस कह सकते हैं वो आपको मैं भी बता दूंगा 30-40 मिनट के अंदर कि क्या क्या आप ध्यान रखें। वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 5 सूत्री फॉर्मूला है और केवल इतिहास पर लागू नहीं होता है बल्कि किसी भी जीएस के विषय, इवन ऑप्शनल पे भी लागू होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। देखिए, आप सबको पता है जो आईएएस में पीटी का सिलेबस है हिस्ट्री को लेकर के, वो क्या कहता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास पढ़ें आप, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। इसके अलावा सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। और आप सबको 10वीं तक की तो समझ है ही, कम से कम जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे होंगे एटलीस्ट 10 तक तो इतिहास सभी ने पढ़ा ही है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे हम कहते हैं, यानी प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी 3 खंडों में हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी तक 2 साल पहले तक क्या धारणा थी कि प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम देने जा रहे हो तो आधुनिक भारत ठीक से पढ़ लो, इनको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल संस्कृति वाले खंड को पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। मतलब ये धारणा एकदम बनी हुई थी और किसी से भी पूछोगे जो 2-4-6 महीने तैयारी कर लेता है वो बता देगा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट यूपीएससी का सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका मतलब है प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। ये यूपीएससी के ऊपर है कि अब तक इसे वो महत्व नहीं दे रही थी। 2019 के प्रीलिम्स में क्या हुआ कि मध्यकालीन भारत से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए और 2020 के प्रीलिम्स में क्या हुआ कि प्राचीन भारत से अच्छे खासे 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए, जो अब तक यहाँ पे 1-2 प्रश्न हुआ करते थे। तो 2 वर्षों में एकदम से ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ के जाना है हमें। तो सिलेबस कह रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही पढ़ के जाना है, इसमें कहीं से भी कोई कटौती नहीं करनी है आपको। नंबर 1, जैसे हमने कहा ना कि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ एक और ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो 1947 में जो भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, वहाँ ऑलमोस्ट हम उसका एंड मान लेते हैं। पर अब आज़ादी के भी लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है 75वां वर्ष, है ना। और धूम धड़ाके से सेलिब्रेट हो रहा है पूरे इंडिया में। अब कोरोना नहीं होता तो आप देखते हैं, आप बहुत सारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार बजट बना रही थी इसके ऊपर, है ना। पर आप देखोगे कि धीरे धीरे एक समकालीन भारत का भी चलन है प्रश्नों में कि 47 के बाद के डेवलपमेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी तैयारी में आपका एक हिस्सा कम से कम 1947 से एटलीस्ट 1971, 64 या इमरजेंसी पीरियड तक आप ले लीजिए, है ना। अलग अलग इसका बेसिस है, 71 ले हम, 75 ले हम, 80 ले हम, 91 ले, उस पर जाना नहीं है हमें। आपको बस बताने का मेरा मकसद ये है कि 47 तक ही हमें पढ़ के नहीं छोड़ना है, बल्कि 47 से 71, 75, 80 तक की घटनाओं पे भी नज़र रखनी है। वैसे हम नज़र रखते हैं पॉलिटी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू,
ठीक है, ज्योग्राफी के थ्रू, अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग विषयों के माध्यम से। बट होता क्या है, जब हम किसी विषय की तैयारी करते हैं तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसे पढ़ते हैं। हम ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि उस समय भाषा को लेकर के क्या विवाद हो रहा था, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर के। हम नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम जो प्रिंसली स्टेट्स से देसी रियासतें थी उसका मर्जर कैसे हुआ उसके बारे में हम, या पहली बात 1956 का यूज कहाँ हुआ उसके बारे में है, या फर्स्ट टाइम आम चुनाव कहाँ हुआ आज़ादी के तुरंत बाद, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, है ना। तो इस तरह की घटनाओं पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। हम तो ऐसे बहुत से स्कोप बनते हैं जहाँ स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक और खंड है, एक और हिस्सा है जहाँ स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए, वो है समसामयिक इतिहास का खंड। समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं भी आप देखोगे दो तरह की होती हैं, एक जो एक तरह से फिक्स है और एक जो हर एक साल कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है, न्यूज़ होती रहती है। जैसे मान लो हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताएं आपको, वो क्या क्या करती है भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए। हम यूनेस्को के बारे में आपको बताएं हम, है ना, वो क्या क्या करती है और कितने उसके मूर्त स्थल हैं, कितने उसके अमूर्त स्थल हैं, कितने उसके मिश्रित स्थल हैं। ये सब फिक्स हैं। मतलब जैसे हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की तैयारी करेंगे वैसे हम ASI यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। हम क्लासिकल डांस की बात करेंगे, हम जैसे 8 टाइप ऑफ डांस हमारे यहाँ जिसको मान्यता दी गई है, और उन सब के कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ आर्टिस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें हम, या बहुत सारे ऐसे शिल्प हैं जिसको GI टैग का दर्जा दिया गया है, ठीक है, जिसको GI टैग का दर्जा दिया गया, तो उसके बारे में बात करें हम, है ना। जैसे असम का एक खास किस्म का चावल है, उसे रिसेंटली मिला है। उड़ीसा में रसगुल्ला है, उसे अभी मान्यता दी गई है ना। कहीं पे कोई चंदन का प्रोडक्ट है, कहीं पे कोई खाने का मिठाई है, ठीक है, तिरुपति का फेमस लड्डू है ना। ऐसे करके GI टैग। तो ये सब चीज़ें एक तरह से फिक्स होती हैं। कल्चर का पार्ट है वो, हेरिटेज का पार्ट है वो, लिगेसी का पार्ट है वो, उस पर कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप उसको या तो करंट का क्वेश्चन मान लो आप, या आप उसे ये मान लो आप कि भाई ठीक है हिस्ट्री का हिस्सा है। और एक क्या होता है, हर एक साल न्यूज में चीज़ें रहती हैं। आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, जैसे आपने नोटिस किया होगा, अभी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बड़ी धूमधाम से ठीक बंगाल चुनाव के पहले था और पराक्रम दिवस के रूप में उसे मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस चर्चा में आए। और हम तिलक की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की, तो अभी 1920 में उनका निधन हुआ था, तो अभी उनकी 100वीं पुण्यतिथि। महात्मा ज्योतिबा फूले की बात करें हम, तो उनकी 120वीं पुण्यतिथि। बंदा बहादुर की बात करें तो 350वीं जन्म तिथि, है ना। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे आप देखोगे हिस्टोरिकल, कल्चरल, जो विराट व्यक्तित्व के धनी हैं, उनका कुछ कोई ना कोई एक्टिविटीज होते रहती है पूरे साल। अभी मान लो 75वीं वर्षगांठ पे 75 तरह के कार्यक्रम मान लो अलग अलग घटनाओं पे आधारित होने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। 75 बातें न्यूज में रहने जा रही है। ऐसे आप क्या देखोगे, जैसे अभी हम 2000 हम बात करें इस समय हम लोग की भाई 2021 में हम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की जो शुरुआत हुई थी उत्खनन की, वो 1921 में, यानी 100 साल पूरे हो गए, तो हड़प्पा न्यूज में है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं न्यूज में रहती हैं बहुत तरह से। हमारा एक मंथली मैगजीन होता है जिसमें हम कल्चर को कवर करते हैं, है ना, वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट होता है। तो केवल सिलेबस में हमें इतिहास पढ़ना है, उससे ये सारी बातें क्लियर नहीं होती। और पढ़ना है 47 तक रुक जाना है, वो भी ठीक नहीं है। 47 के बाद भी, बाद वाला हिस्सा भी और करंट के डेवलपमेंट्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी में ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री के वेटेज देखोगे 2013 से सिलेबस चेंज होने के बाद, तो 15 से अधिक प्रश्न ही पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और कम से कम 13 से लेकर 2020 के बीच में 3 बार ऐसा है कि 20 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं। इवन 20 से अधिक प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। किससे कितना क्वेश्चंस होगा ये पूरी तरह से अब ये जा चुका है। तो आप यदि पीटी की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो एकदम हम क्या कहें इसको, बहुत बेसिक लेवल पे आप बैठा लीजिए कि हमें कंप्लीट इतिहास को पढ़ के जाना है।
जैसा कि हमने शुरू में कहा, इतिहास पढ़ने का ये मतलब नहीं कि हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों को पढ़ने में लग गए हम। उसके लिए थोड़ी स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, वहाँ आपको थोड़ा एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा, या हम लोगों की कुछ क्लासेस वगैरह यूट्यूब पे है, आप उसको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज भी कुछ क्लासेस हैं कि कैसे हम लोग गाइड करते हैं किसी टॉपिक को पढ़ने को लेकर के। क्लियर? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, पीटी का सिलेबस किस तरह से हमें कवर करना है, नंबर 1। और 15 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्लियर नहीं कि किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आप। और 2 नई चीज़ों को ज़रूर अपने सिलेबस में आप ऐड कर लीजिएगा। कभी भी ये बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया जा सकता है, ये यूपीएससी के हाथ में, ठीक है। इसी में एक और ध्यान देने वाली बात क्या है, जो पहली बात हमने बताई आपको, दूसरी बात मैंने बताई क्वेश्चंस के बारे में, यानी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताऊं प्रीलिम्स को लेकर के ही, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मान लो प्राचीन भारत और हड़प्पा की बात कर भी रहे हैं आपसे हम, 100 साल पूरे हो गए मान लो इसके, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की आप तैयारी करेंगे आप, या वैदिक काल या मौर्य काल, कोई भी, जैसे प्राचीन भारत में 10 टॉपिक हैं ब्रॉड, मध्यकालीन भारत में 4 ब्रॉड टॉपिक हैं, और मॉडर्न इंडिया में छोटे छोटे टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बट थीम बेस्ड स्टडी किया जाए तो 14-15 मेजर थीम है इसके आधुनिक भारत के। यानी मोटे तौर पे ऐसे हम बना लें तो लगभग 30 से 32 मेजर टॉपिक और थीम है जिसका हमें अध्ययन करना है यहां तक, इन दोनों को छोड़ करके। किसी भी खंड का हम अध्ययन करें, जैसे मान लो हम हड़प्पा का अध्ययन कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हड़प्पा की राजनीति, हड़प्पाई समाज, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था और हड़प्पाई संस्कृति, प्रत्येक टॉपिक के 4 पहलू हैं उसके। इतिहास की किताब जो भी आप पढ़ोगे उसमें इसी के आसपास डिवीजन होता है, वो किताब के ऊपर निर्भर करता है लेखक कैसे डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक के 4 पहलू होते हैं, और एक विविध कर सकते हो आप मिसलेनियस बातों के लिए। जैसे मैंने कहा आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि बुद्ध काल पढ़ना है, तो वैसे ही बुद्धकालीन राजनीति, बुद्धकालीन समाज, बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था, बुद्धकालीन संस्कृति, ठीक है। मौर्य काल पढ़ना है आपको, तो केवल टॉपिक से नहीं, एक एंशिएंट हिस्ट्री में 10 टॉपिक है मान लो ब्रॉड, हर टॉपिक के भी ये 4 खंड हैं। इस 4 खंड में वैसे तो पीटी का सिलेबस कहता है कि चारों को इक्वली महत्व दो, क्योंकि उसमें ये नहीं कहीं कह रहा है कि हम कल्चर से पूछेंगे, लेकिन जो अब तक ट्रेंड है पिछले 20, 25, 30 वर्षों का भी ट्रेंड है, और इवन लास्ट 2 साल से जो ट्रेंड चेंज हुआ उसमें क्या हुआ, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को वेटेज को थोड़ा कम कर दिया गया है और इधर वेटेज बढ़ा दिया गया है। तब भी सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से, वो कल्चरल हिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आप पढ़िएगा तो कंप्लीट पढ़िएगा नंबर 1, और उसमें भी जब आप पढ़िएगा तो सांस्कृतिक इतिहास पे अधिक ध्यान दीजिएगा। सांस्कृतिक इतिहास जब हम कह रहे हैं तो इसका क्या सेंस है, मैं आपको बता दूं एक बार सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। सांस्कृतिक इतिहास में आप सभी स्टूडेंट्स कला के बारे में जरूर पढ़िएगा, आर्ट के बारे में। इसके भी कई अलग अलग रूप होते हैं। इसमें स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, ठीक है, और शिल्प, संगीत, नृत्य, शिल्प इत्यादि, है ना। कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा, ठीक है, और वैज्ञानिक विकास। जैसे आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में घर घर में हर व्यक्ति आयुर्वेद से परिचित हो चुका है, और आयुर्वेद की एक बहुत लंबी यात्रा है। ऋग्वेद में एक अश्विन करके देवता है, उन्हें चिकित्सक के रूप में बताया गया है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। एक बुद्ध काल में जीवक हैं, बहुत जाने माने उस समय के वैद्य थे, राजवैद्य थे। बिंबिसार एक मगध का शासक रहा हुआ है। मौर्योत्तर काल में चरक और सुश्रुत जैसे बड़े विद्वान हैं।
जिसमें पूरा का पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम हमारा आज भी बेस है। और वैसे ही गुप्त काल में वाघभाट करके एक बहुत बड़े विद्वान हैं, धन्वंतरी करके एक और चिकित्सक हैं, है ना। तो एक बड़ी समृद्ध परंपरा है प्राचीन काल में आयुर्वेद की, जो मध्यकाल आधुनिक काल होते हुए आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित। ऐसे एक बड़ी समृद्ध परंपरा है योग और मेडिटेशन की भी, वो भी प्राचीन काल से होते हुए आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित हो रही है। तो ज्यादातर संस्कृति में उन पहलुओं को महत्व दिया जाता है जो कहीं ना कहीं, जिसको आज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने जीवन में, थोड़ा ध्यान दे दे तो उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम जितने भी न्यू करेंसी रुपये को यूज करते हैं, 10, 20, 50 के रुपए, 100, 200, 500, 10 रुपए के नोट पे कभी देखोगे तो कोणार्क मंदिर मिल जाएगा आपको, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी है। 500 रुपए पे देखोगे आप उस पर, तो आप लाल किले की तस्वीर आपको दिखेगी उसमें, है ना। इवन हम डे टू डे लाइफ में रोज हम रुपए को भी यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें कल्चर से संबंधित जानकारी है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने के लिए, इसे हम आज अपने जीवन में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास की तुलना में सांस्कृतिक इतिहास को सबसे ज्यादा महत्व देती है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। ठीक है, चलिए एक समअप कर लेते हैं पहली बात को हम लोग। सिलेबस में क्या पढ़ना है हमें? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी आपने ये पढ़ना है। इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे होते हैं, इसके अंदर ये पढ़ना होता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई। तीसरा मैंने ट्रेंड बता दिया, इक्वली इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है कि भाई मैं ये छोड़ दूं, छोड़ने वाली गलती मत करिएगा आप, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपसे सिलेबस की बात की। जब आप सिलेबस पे आपकी एक समझ बन जाएगी, ठीक है हमें ये पढ़ना होता है, तो ऑब्वियस है अगला प्रश्न होता है कि कहां से पढ़ें उसे हम। एग्जाम्पल के तौर पे प्राचीन भारत का जब आपने अध्ययन करना है तो एक राम शरण शर्मा की किताब आती है। केवल लेखक का नाम बोलिएगा, किताब की दुकान वाले आपको किताब प्रोवाइड कर देंगे। मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की किताब आती है और आधुनिक भारत में विपिन चंद्र की किताब आती है। आपने जाकर के केवल लेखक का नाम बोलना है किताब की दुकान पे। ये सब, इसको पुरानी एनसीईआरटी भी कहते हैं, पहले एनसीईआरटी के रूप में चलती थी। ये 11-12 की किताब है तीनों ये, बट अभी एनसीईआरटी से नहीं पब्लिश होती है, अब ये ओरिएंट, ब्लैक स्वान और अलग अलग पब्लिकेशन से होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये नाम ध्यान रखिएगा। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री कि आप ये समझ लीजिए, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का ऑलमोस्ट 60 से 70% आपका तैयार यहाँ से हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलमोस्ट 80% के आसपास, चाहे पीटी हो या मेंस, यहीं से तैयार हो जाएगा आपका। बस समझने की क्षमता होनी चाहिए, वो थोड़ा टाइम लेगा। तो एक सोर्स का एक इशू रहता है ना। मैं केवल बेसिक सोर्स रख रहा हूँ आपके। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की किताबें भी चलती हैं अभी, जो एनसीईआरटी वाली हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में 6th क्लास, मेडिवल हिस्ट्री में 7th क्लास और मॉडर्न हिस्ट्री में 8th क्लास की किताब। जब भी राम शरण शर्मा पढ़िए तो पहले 6ठी वाली किताब को एक बार पढ़ लीजिए आप, तब इसको पढ़िए आप। 7वीं वाली किताब पढ़ लीजिए आप, तब इसको पढ़ें आप। 8वीं वाली किताब पढ़ लें, तब इसको पढ़ें आप। फिर आपकी रिटेन करने की जो एबिलिटी होगी इन किताबों से चीज़ों को समझने की, वो ठीक ठीक बढ़ जाएगी आपकी। तो ये 2 सोर्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, एक स्पेक्ट्रम नाम की किताब आती है, वो भी रिकमेंडेड बुक्स हैं। ज़्यादा अच्छा होगा स्टडी मटेरियल आप विजन आईएएस का, या आप, मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा जो मैं विजन के मंच पे हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा सर तो अभी अपनी कोचिंग की बात तो करेंगे ही करेंगे, और ऑब्वियस है बात अपनी कोचिंग की नहीं है ना। बात है कि आपको किसी भी मैटर पे ट्रस्ट हो, ठीक है। ऑब्वियस है मैं विजन आईएएस की बात करूँगा आपसे मैं, है ना, ठीक है। किसी जिस पे मैटर पे ट्रस्ट हो आप, साथ में एक स्टडी मटेरियल ले लीजिए आप। ट्रस्ट आपने करना है, यहाँ की गारंटी हम दे रहे हैं आपको, हमारी पूरी टीम दे रही है आपको, ठीक है ना। हमसे ज़्यादा कोई ओपन भी बहुत नहीं मिलेगा आपको, जो पूरी टीम के साथ लगातार हम ओपन सेशन भी करते हैं, और ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन ही रहता है हमारा एक तरह से। हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ताकि छात्रों को पता चले, छात्र भ्रम में ना रहें बिल्कुल, है ना। इससे क्या होगा, आपकी एक अच्छी खासी, मतलब एक रीडिंग लिस्ट कवर हो जानी है आपकी इससे, और एक स्टडी मटेरियल।
तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, पीटी और मेंस के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्लियर? मैं कभी वैसे कह दूंगा यस तो आप बोल लीजिएगा यस मेरे साथ साथ, ठीक है, सुनाई तो मुझे नहीं पड़ेगा, बट जब मैं कहूं तो आप कह लीजिएगा, है ना। सोर्स मैंने क्लियर कर दिया। इवन आप फर्स्ट रैंक पे भी आ जाएंगे ना तो आपको हमेशा लगेगा कुछ और पढ़ते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए अभी आप कि आप एक 60-70% आपका पीटी और मेंस का बेस यहीं से बन जाना है। और जब तक आपका बेस नहीं होगा, बहुत चीज़ों को जानकर उड़ने का कोई फायदा नहीं होता, फ्लाई करने का। मजबूत कदम आपके बन जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो सोर्स के बारे में आपको एक आइडिया मैंने दे दिया है ना। जब आप रीडिंग कर लें तो क्वेश्चन पेपर बहुत सारे बाजार में मिलते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए आप, पीटी और मेंस दोनों का ले लीजिए आप, और क्वेश्चंस पेपर को पढ़िए बार बार, कम से कम 2-3 साल के पेपर को खूब पढ़िए आप। मेंस में थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होगी यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, पीटी में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको। और एक बार रीडिंग कर ली, जैसे आपने प्राचीन भारत की रीडिंग कर ली, दोनों किताब जो मैंने आपको बताई, फिर आपने प्राचीन भारत पर सारे प्रश्नों को पढ़ा ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में, या आपने मॉडर्न इंडिया की रीडिंग कर ली, फिर आपने क्वेश्चंस पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक सही तरीका पता चलेगा कि अब अगली बार हम रीडिंग करें तो हमें किस तरह से रीडिंग करनी चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इन किताबों से मिलेंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। मोटे तौर पे ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में 60 से 70% यदि कोई स्टूडेंट स्कोर कर लेता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हिस्ट्री में कहानियां किस्से बहुत सारे होते हैं, आपने क्वालिफाई करना होता है। 10 आउट ऑफ 10, 15 आउट ऑफ 15 बन सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, वरना पिछले 20, 30, 40 वर्षों का ट्रेंड यही कहता है कि नहीं बनता है एग्जामिनेशन हॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले बार 2019 में 98 नंबर जनरल स्टूडेंट को आया है 200 में, उसका प्रीलिम्स हो गया है, यानी 50%। 60% में कभी भी प्रीलिम्स हो जाता है यूपीएससी में। यदि आप 60% स्कोर करने की स्थिति में हैं तो आप श्योर रहिए और वो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर से आपको पढ़ने का तरीका पता चलता है, कमियों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पेपर के बाद ही आपकी जो रीडिंग होती है, जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। पहली बार में बस समझने के लिए पढ़िए आप, ठीक है मैं रीडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है, वो टाइम थोड़ा लगेगा आपको लर्न करने में कैसे करें। पर जैसे मान लो हड़प्पा है तो हड़प्पा में राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, हड़प्पाई कला, नगर नियोजन के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हमने, है ना। मूर्ति कला के बारे में लिखा हमने, चित्रकला के बारे में हमने बताया, है ना। ऐसे करके आप तो सब पे एक नोट्स बहुत ज़रूरी है आपके, थोड़े डिटेल नोट्स हो, थोड़े फुट नोट्स हो। ये बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, इतना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर भी आप किसी स्टैंडर्ड नोट्स का सपोर्ट ले सकते हैं। नॉर्मली कि जितनी भी किताब की दुकानें हैं बड़े शहरों में, वहाँ हर कोचिंग के टीचर के, इवन हम लोग के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आप देखना चाहें एक बार क्लास लेक्चर वगैरह कैसे आपको मिल जाएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस कि होता क्या है ये। आप सिलेबस समझ गए हैं, कैसे पढ़ना है आप ये समझ गए हैं, कहाँ से पढ़ना है समझ गए हैं, नोट्स बना भी लेते हैं या नोट्स मिल भी गया आपको। अब सवाल ये होता है कि क्या आप उसे एग्जाम तक ले जा पाएंगे। आप विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, और आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस में ये पता चल जाता है हमने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है या उसमें कितनी कमी है अभी, और नंबर 1 उसमें क्या क्या एडिशन करने की ज़रूरत है। तैयारी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार परफेक्शन कभी नहीं आता है, स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता है ना। नंबर 1 बात जो आपने ध्यान रखनी, ठीक है। दूसरा, जब लगातार एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करेंगे तो आप कमियों को दूर करेंगे आप, और जब आपकी कमियां दूर होंगी या आप जो पढ़ते हैं तो आंसर में कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे आप, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, है ना। उससे परिपक्वता आती है, कमियां दूर होती हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है, या आपको पता चलता है। मान लीजिए मैंने पढ़ाया आपको और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, या अभी मैं आपको सपोजिट में, ठीक है, और अभी प्रीलिम्स होना है अक्टूबर में, अभी बैच आप ज्वाइन करते हैं ना, और क्लासेस मॉडर्न इंडिया से क्लासेस शुरू होगी, मेरी क्लासेस शुरू हो रही है अभी, है ना। तो आप मॉडर्न कंप्लीट करा दूंगा मैं प्रीलिम्स के पहले आपका, और जब आप देखोगे 6-7 क्वेश्चंस आने हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ 60% क्वेश्चन, यदि 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 6 क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ 10 में 6 मिलेंगे आपको। नहीं मिलेंगे तो हिंदुस्तान में किसी से नहीं बनने वाला है।
तो हम जो पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है कि चलो पुराने क्वेश्चंस को तो हमने सॉल्व कर लिया, एग्जाम तो आगे हमने निकालना है, तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं जिससे एग्जाम में जाके बहुत अच्छा करें। हम उसके लिए आपको तैयार करते हैं, उसके लिए आपको ट्रेन करते हैं, और वो प्रैक्टिस से संभव है। प्रैक्टिस में कई बातें होती हैं। पहले बहुत सरल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाते हैं, है ना, फिर थोड़े टफ लेवल, फिर अनसीन, अनएक्सपेक्टेड, टाइम बॉन्ड, मतलब कई इसके लेवल होते हैं। हमारी एक पूरी टीम काम करती है उस पर, और धीरे धीरे आपको यूपीएससी से भी टफ स्टैंडर्ड पे ले जाते हैं या उस स्टैंडर्ड को मैच कराते हैं। जब आप यूपीएससी के पेपर को देखो तो चौंको बिल्कुल नहीं, आपको लगे कि ठीक है हम विजन के क्लासरूम में या विजन के टेस्ट सीरीज में ही बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं है इसकी हैसियत। मैं इतना ही मान के चलता हूँ, है ना। और कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको, हमारी सारी क्लासेस रिकॉर्ड पे हैं, हमारी सारे टीचर की क्लासेस जो भी हमने पीछे पढ़ाया है, जो पेपर हो रहे हैं पिछले 4 वर्षों से हिंदी वाली क्लासेस चल रही हैं, जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। 4 साल पहले भी हमने यही बात कही, अभी भी वही बात कह रहा हूँ। मेरा ठहरा हुआ पेपर है इतिहास जो है, ठीक है। तो पहली महत्वपूर्ण बात, हमने पीटी को लेकर के पूरा एक खाका आपके सामने खींच दिया है, और पुराने बहुत सारे वीडियोस भी हैं हमारे अलग अलग इसी तरह के ओपन सेशन के। किसी में हमने सिलेबस और डिटेल में बता रखा है, किसी में कुछ बता रखा है, जैसे आज मैं इस अप्रोच पे बात कर रहा हूँ आपसे थोड़ा, है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसको भी, उससे भी बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब सेम पैटर्न पे आते हैं अब हम मेंस के ऊपर हम, ठीक है। मेंस का क्या इशू है? हाँ, पीटी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, पीटी में विश्व इतिहास सिलेबस में कहीं नहीं है, तो विश्व इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक आध प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं थोड़े बहुत, वो थोड़ा हटके है, ठीक है, वो कभी आप समझ जाएंगे उसको। वो जीके की कैटेगरी में आता है, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका है, ठीक है, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है ना, वो दूसरे तरह की कैटेगरी के प्रश्न, उसका जीए से कोई रोल नहीं है ना। तो विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है आपको प्रारंभिक परीक्षा के, क्लियर। अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 में 250 नंबर का पेपर होता है, 4 पेपर होते हैं, आपको आइडिया होगा ही होगा। 250 नंबर में हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी 3 खंड हैं। इसमें भी ये क्लियर नहीं कि यूपीएससी किससे कितना पूछेगी। जब 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था तो 250 में 140 नंबर का प्रश्न यूपीएससी ने इतिहास से ही पूछा था, 50% से भी ज्यादा, ठीक है। अभी जो लास्ट 2020 में एग्जाम हुआ है उसमें 75 नंबर 75 मार्क्स के पूछे गए हैं। ये भी यूपीएससी के हाथ में कब किससे कितना पूछेगी, ठीक है। तो इसमें भी अपनी भेजा में, खोपड़िया में ये बैठा लीजिएगा, खोपड़िया में, है ना। आपको इस पर कभी सिर नहीं खपाना है, ये यूपीएससी का काम है। आपको सिलेबस को ठीक से समझकर उस पर एक बेसिक तैयारी करके आपने आगे बढ़ना है। आइए, अब हिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या कहता है, ठीक है। पहला साफ साफ सिलेबस कहता है कि संस्कृति और विरासत, अभी तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, योग के बारे में बताया, आयुर्वेद के बारे में बताया। देखिए घर घर में, और योग कैसे पूरी दुनिया के हर घर में धीरे धीरे 150 पौने 200 देशों में 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जा रहा है ना। उसका एक साइंटिफिक, उस पर अब जो रिसर्च हो रहे हैं अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशन के, और उससे पता चलता है कि नहीं बहुत एक परफेक्ट चीज़ है वो, हजारों साल की परंपरा है हमारी। तो विरासत, कुछ भी, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा, अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की, आप आईपीएस बनेंगे, अंग्रेजों के समय शुरुआत हुई, ठीक है। आप जो हमारे न्यायिक ढांचा अंग्रेजों के समय का है, सेना का सिस्टम अंग्रेजों के समय का है, ये सब अंग्रेजों की विरासत है, हम कहें ना ब्रिटिश विरासत है। संविधान का शासन, कानून का शासन, ये सब ब्रिटिश विरासत है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हम उस तरह से जब उसको देखें हम, ठीक है, हम सब कोई ना कोई जाति धर्म में बटे हुए हैं, हमारी पहचान है। तो जाति भी एक विरासत का ही हिस्सा है, वर्ण व्यवस्था भी एक विरासत का हिस्सा है, धर्म जो है हमारी पहचान वो भी विरासत का हिस्सा है, भाषा संस्कृति सब विरासत का हिस्सा है हमारा। हिस्ट्री को काला अक्षर समझने में थोड़ी कठिनाई है, थोड़ा हम उसको जीवन में उतारेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। और यहाँ पे भी यूपीएससी ने क्लियर नहीं किया कि आपने क्या पढ़ना है, कह रही है संस्कृति एवं विरासत, और यूपीएससी कहती है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक।
ठीक है। और इसमें कहते हैं यूपीएससी अलग से, आप कला पढ़ लो, स्थापत्य पढ़ लो और साहित्य पढ़ लो, इतना ही सिलेबस है एक मेंस का। इससे कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आपको क्या करना है, जो प्राचीन भारत के 10 टॉपिक मैंने आपको कहा, हड़प्पा है ना, पाषाण काल है, वैदिक काल है, ताम्रपाषाण है, बुद्ध काल है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल। और मध्यकाल के 4 टॉपिक हैं, है ना, मतलब मोटे तौर पे दिल्ली सल्तनत की बात करें हम लोग, क्षेत्रीय राज, और मुगल काल की बात करें, और विविध 14 हो गए, है ना, ऐसे करके हम बात करें। तो ये 14 के 14 टॉपिक के कला, स्थापत्य और साहित्य आपको पढ़ने हैं। मैं मॉडर्न छोड़ के भी कह रहा हूं आपको, बट कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 14 टॉपिक आपने पढ़ने हैं। बस प्राचीन से आधुनिक काल तक कला, स्थापत्य और साहित्य, इन तीनों को हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि ये आपको ठीक से पढ़ना है। वरना संस्कृति और विरासत में ये सारी चीजें चली आती हैं जो मैंने यहां बोर्ड पे दे रखा आपको, दिख रहा है आप सभी को ना, कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा, ये सारी बातें चली आती हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है 14 टॉपिक का, उसमें इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, तो शुरुआत क्या कर रहे हैं मेंस में, फिर एक बार कि कल्चर, सिलेबस में कल्चर को हाईलाइट किया गया है मेंस में। पीटी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बट हाईलाइट नहीं किया गया है सिलेबस में, यहां सिलेबस में हाईलाइटेड है। नंबर 2, कल्चर के क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और लोगों की पढ़ने की हैबिट में भी नहीं है, बहुत स्तरीय किताब वगैरह भी लोगों को नहीं मिलती है इसमें, है ना। और 13 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है, कल्चर का वेटेज बना हुआ है। 2020 में यूपीएससी ने क्या किया, सबसे ज्यादा वेटेज कल्चर को दिया। पिछले 30-40 वर्षों में ऐसा कभी नहीं होती। 40 वर्ष कहने का मतलब पेपर मैंने देखा है, तब मैं आपको कह रहा हूं, और जानबूझ के कह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके जन्म से पहले का भी ट्रेंड है मेरे पास। समझ में आ रही बात ना, आपके जन्म से पहले का, या आपके चाचा या पिताजी वगैरह भी जब एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब ठीक है, जो पेरेंट्स और जो भी रिलेटिव वगैरह, तो ये लग जाए आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी के सभी, है ना। फर्स्ट टाइम, चूंकि यूपीएससी किसी से पूछ सकती है, उसे तो बताना है नहीं कि भाई मैं इससे पूछूं या इससे पूछूं। यहां भी लोग क्या दिमाग में लेके चलते थे ना कि अरे मॉडर्न इंडिया हमें पढ़ लेना है, बाकी तो ध्यान देना नहीं है, वो धड़ाम से गिर गए इस बार सब। ले भाई, यूपीएससी ने गेम बजा दिया उनका, ठीक है ना। तो गलती नहीं करनी है। तो सिलेबस यहां पे भी क्लियर नहीं है, इसलिए सिलेबस थोड़ा मैंने आपको समझा दिया, फैलना है। क्वेश्चंस के लेवल बहुत बहुत अच्छे हैं, विरासत से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। एक एग्जांपल में दूं, एक प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा का नगर नियोजन एवं संस्कृति से हम क्या इनपुट लेते हैं आज हम, या क्या इनपुट आज के नगरीकरण में हम ले सकते हैं, है ना। क्लियर, हम क्या ले सकते हैं आज के नगरीकरण में। अब आज के संदर्भ में क्वेश्चंस पूछा, ऐसे ही पूछा जैसे क्वेश्चन कि भाई हम कला को क्यों, मतलब हम इतना संरक्षण देते हैं, महत्व देते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, लाल किला, ताजमहल, सांची का स्तूप या कोई चित्रकला हम क्यों संभाल कर रखते हैं इतना। इस बार एक सवाल पूछा कि रॉक कट, यानी पत्थरों को, पहाड़ों को काट कर जो भी कलाकृतियां बनाई गई हैं, वो इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वो ये नहीं कह रहे कि आप कला के बारे में बताओ, वो कह रहे कि उससे हम क्या जानते हैं इतिहास के बारे में। ये तीनों क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन जिसको बेसिक आइडिया होगा और थोड़ा ऑब्जर्व करेगा तो वो लिख सकता है, उसको कोई किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसको किसी भी तरह की किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे अब तक आप ये मान के चलो पिछले 7-8 वर्षों में 15-16 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कल्चर वाले खंड से इसका महत्व बना हुआ है। नंबर 2, मैं आ जाऊं एक बार, जरा आपको अगले खंड में ले चलूं, मेंस में ही। मॉडर्न इंडिया का सिलेबस जो मेंस का है, पीटी का है, कॉमन सिलेबस है। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में आपको पीटी में ज़्यादा पढ़ना है, मेंस में कम पढ़ना है। ये सब बात ना कहीं कहीं लिख लीजिएगा ताकि इससे आपको आइडिया रहेगा। पीटी के सिलेबस मैंने समझाया, जैसे उसमें राजनीति पढ़नी है आपको, बट मेंस वाले सिलेबस में राजनीति नहीं पढ़ना था आपको।
कभी कभी कहीं कहीं अशोक थोड़ा बहुत, अकबर थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ना आपने राजनीति। अर्थव्यवस्था पे बहुत ध्यान नहीं देना आपने मेंस वाले सिलेबस में, क्योंकि साफ साफ है संस्कृति और विरासत ही पढ़ना है हमें। तो सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कल्चर वाले खंड में, है ना। ऐसे ही मॉडर्न इंडिया की बात करें, सिलेबस क्या कहता है, 1750 से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारत में। और इसमें ना बता दिया गया महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, आजादी के बाद एकीकरण, सुदृढ़ीकरण, सिलेबस ओवर। कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। आप मान लीजिए आपका सिलेबस है 1750 से वर्तमान तक, यानी 1991 तक, जो समसामयिक इतिहास की आपसे हम बात कर रहे थे, ठीक है। जो पीटी का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है। मोटे तौर पे मॉडर्न इंडिया को पढ़ने का तरीका ये है कि आपको जो मैंने बताया, 8वीं क्लास वाली एनसीईआरटी पहले पढ़िए आप एक बार, बिपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी मस्ट पढ़िए आप एक बार। उसके बाद आपको लगता है कि आप फाइनल नोट्स की तरफ बढ़ना है तो बिपिन चंद्रा वाली किताब और स्पेक्ट्रम, या बिपिन चंद्रा वाली किताब और विजन का स्टडी मटेरियल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी समझते हुए पढ़ना है आपने। मॉडर्न इंडिया में पीटी के भी 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे और 100% मेंस के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं होते हैं, अप्लाइड होते हैं मेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं। तो सोर्स का इशू नहीं है, अब आप पढ़ते कैसे हैं वो बहुत मायने रखेगा आपके लिए। मॉडर्न को जब पढ़ना है आपको तो 3 भागों में बांट लीजिएगा। एक 1750 से 1857, फिक्स नहीं है, ये ओवरलैप भी करेगा लेकिन इससे सुविधा होती है। 1857 से 1947 और 1947 से 1991, ठीक है। सोर्स मैंने पहले क्लियर कर ही दिया आपको, सेम पीटी और मेंस में कॉमन सोर्स होगा आपका। पहली वाली टॉपिक में पढ़ते हैं आप, जब अध्ययन करते हैं आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता लगभग 100 वर्षों में, तो अलग अलग युद्धों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अंग्रेजों की आर्थिक नीति क्या थी, ठीक है, अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। उनकी सामाजिक नीति क्या थी, प्रशासनिक नीति क्या थी, संवैधानिक विकास, नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, 57 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हमने क्या कहा, जैसे ये 7-8 टॉपिक हो गए आपके। सेकेंड फेज में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें क्या पढ़ते हैं, 15 अगस्त 47 तक कौन हमें पहुंचाने वाले कौन कौन संगठन थे, कांग्रेस की भूमिका, क्रांतिकारियों की भूमिका, मार्क्सवादियों की भूमिका, इन सब के बारे में कौन कौन हमें लेकर के गया, है ना। और इस अवधि में अंग्रेजों की क्या नीति थी, जो प्रशासनिक सुधार रहा हो, संवैधानिक विकास रहा हो, सांप्रदायिकता की नीति रही हो, आंदोलन के दमन की नीति रही हो, है ना। सेकेंड फेज को हम ऐसे पढ़ते हैं। और थर्ड फेज आपका, जिसको हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं, आज़ादी के समय क्या चुनौतियां थी, आज़ादी की क्या ताकत थी, अंग्रेजों की क्या विरासत थी, अंग्रेजों ने किस मोड़ पे हमें छोड़ा, ठीक है, और जो चुनौतियां थी एक एक करके कैसे उसका हम समाधान करते गए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस होता है हिस्ट्री में, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो उस समय के थे उसके ऊपर, और विदेश नीति से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे एनसीईआरटी की किताब आती है स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और एक विपिन चंद्रा की किताब आती है आज़ादी के बाद का भारत। ये 2 किताब पर्याप्त है। वैसे तो एनसीईआरटी वाली किताब भी बहुत अच्छी है, आप उस पर भी रिलाई करके जा सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो 3 हिस्से में पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया को पढ़ने में क्या सावधानी रखनी होती है, इतिहास को वैसे कालक्रम वाइज पढ़ते हैं तो यहाँ भी आपको कालक्रम वाइज ही पढ़ना है, बट यहाँ थीम बेस्ड स्टडी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक एग्जांपल देकर के मैं बताऊं, आपने देखा होगा शिक्षा को लेकर के, इतिहास को लेकर बहुत सारी बात हो रही है। नई शिक्षा नीति आने के बाद खूब चर्चा हुई है। जो नई शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय प्रधान जी, अभी उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे हम, और उन्होंने ये भी कहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि भाई
इतिहास में जो विवादास्पद प्रसंग है उस सबको हटाएंगे हम, है ना। कल का एक मेन न्यूज़ भी था कई अखबारों में, है ना। तो ऐसे ही न्यूज़ में रहता है इतिहास। थीम बेस्ड स्टडी, जैसे मान लीजिए हम शिक्षा की बात करें हम, तो ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा, है ना, तो सरकार ने क्या क्या एफर्ट लगाया शिक्षा के विकास के लिए। ठीक है, सरकार ने क्या क्या एफर्ट लगाया, तो सरकार ने जितने भी स्कूल कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, जो जो पॉलिसी बनाई, जब आप पढ़ोगे उसमें आ जाएगा 1813 के अधिनियम में 1 लाख रुपए खर्च करने का था। फिर एक कमेटी बनी थी इसको लेकर के, फिर एक वुड्स डिस्पैच आया था, हंटर शिक्षा आयोग आया था, शिमला में एक सम्मेलन हुआ था, फिर एक रेलवे आयोग बना था, 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, ऐसे 13 का एक प्रस्ताव आया था, 17 में सैडलर आयोग, 29 में हार्टोक समिति बनी थी, है ना, 37 में वर्धा शिक्षा योजना आई थी, 44 में सार्जेंट प्लान आया था, 48 में राधा कृष्ण आयोग आ गया, 64 में आज़ादी के बाद कोठारी शिक्षा आयोग है, 68 की एजुकेशन पॉलिसी है, 86 की एजुकेशन पॉलिसी है, आज की एजुकेशन पॉलिसी है ना। एक उड़ान लेना है आपको ऐसे करके, थीम बेस। ब्रिटिश शासन काल में 47 रकम पढ़ेंगे हम, अलग अलग देखेंगे हम, क्या क्या सीमाएं थी उसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जहां छोड़ा वहां से हमारे लिए क्या क्या चुनौती थी, तो अंग्रेजों ने हमें जिस मोड़ पे छोड़ा उस मोड़ से हम कैसे टेक ऑफ करते हैं, यहां तक का सफर। मॉडर्न इंडिया में प्रायः कोशिश करनी है हमें 91 तक का सफर, तो ये एक थीम हो गया। अभी क्या हुआ, सरकारी पहल। ऐसे ही अंग्रेजों के समय ईसाई मिशनरियों ने भी बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले जो आज भी चल रहे हैं। ऐसे ही शिक्षा की बात करें हम, तो उस दौर में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे राम मोहन राय, विद्यासागर जैसे लोग हैं, सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी, और भी तमाम सुधारक हैं, सिख समाज के हैं, पारसी समाज के हैं, उनके बारे में भी मतलब उन्होंने क्या क्या एफर्ट लगाए सुधारकों ने, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना। और जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस दौर में भी बहुत सारी संस्थाएं खोली गई, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, ये असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में, ठीक है, ये चर्चा में आया। गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ठीक है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ इतिहास का, और अभी 1922 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, है ना। 16 में BHU की स्थापना हुई थी, 17 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो ये सब सारे एफर्ट्स आपको थीम बेस्ड स्टडी, अंग्रेजों के समय क्या क्या हुआ, मिशनरियों ने क्या क्या किया, समाज सुधारकों ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ, फिर उच्च शिक्षा में क्या हुआ, सामान्य शिक्षा में, विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या हुआ, तकनीकी शिक्षा में क्या हुआ, महिला शिक्षा में क्या हुआ, शिक्षा की सीमाएं क्या क्या थी। इतना करने के बाद पूरी क्षमता लगा ले यूपीएससी, ना तो पीटी में सवाल बाहर जाएंगे, ना पीटी में तो खैर जा सकते हैं, तथ्यों का कोई अंत नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस में सवाल बाहर जा ही नहीं सकते ऑप्शनल या जीएस में। इसलिए टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना ये बहुत जरूरी होता है उसके बारे में। इसलिए हमने कहा मॉडर्न इंडिया में आप ध्यान रखिए, थीम बेस्ड स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट जो आपका हिस्सा है वो है विश्व इतिहास का। मॉडर्न इंडिया से प्रत्येक वर्ष मेंस में सवाल आते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं। 2020 पहला ऐसा वर्ष है जहां 2 प्रश्न पूछे गए मॉडर्न इंडिया से, यानी अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हिस्ट्री में इतने कम प्रश्न मेंस में मॉडर्न इंडिया से पूछे गए। अब है आपका विश्व इतिहास। नॉर्मली 10वीं के बाद जिसका इतिहास से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है वो विश्व इतिहास को भूल ही चुका होता है। जिसका थोड़ा बहुत है वो जानता है, या किसी दूसरे एग्जाम की भी यदि कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो आप देखोगे उसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हाँ, कोई तैयारी कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा, है ना, ठीक है, विश्व इतिहास की समझ नहीं होती है यदि वो तैयारी कर रहा होता है तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा विश्व इतिहास की समझ। क्योंकि मान लो कोई रेलवे, बैंकिंग या कोई और पीसीएस के बारे में पढ़ रहा हो तो उतना जरूरत नहीं पड़ती उसे विश्व इतिहास की। सिलेबस में अभी ऐड किया गया है, पहले भी यूपीएससी के सिलेबस में था विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो सब के सब थीम बेस्ड हैं।
अब कालक्रम में पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, ब्रिटेन का इतिहास, फ्रांस का इतिहास ऐसे करके, है ना, थीम बेस। एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं, जैसे दिया हुआ है उपनिवेशीकरण, ठीक है, उपनिवेशीकरण दिया हुआ है सिलेबस में, है ना। तो आप देखोगे 16वीं से 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने दुनिया के अलग अलग हिस्से, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इवन भारत में देख लो, पलासी की लड़ाई 1757 में, 1764 में बक्सर का युद्ध, 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था, है ना। तो 16वीं से 18वीं सदी के बीच में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने व्यापार के मकसद से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने कई जगह उपनिवेशों की कब्जा किया। उसके बाद क्या हुआ, 1870 से 1914 के बीच पश्चिमी यूरोपीय देशों ने, इसके साथ साथ जापान, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों ने भी मिलकर के दुनिया के बड़े भूभाग पे अपनी पकड़ और मजबूत की। इसको नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। इस बार किया गया था बाजार और कच्चे माल के लिए। सिलेबस लिखा हुआ, उसमें पहला फेज पढ़ना है, हमें दूसरा फेज पढ़ना है। 1945 से लेके 70-75 के बीच में दुनिया के बहुत से देशों को आज़ादी मिल गई, भारत को भी मिली, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबको, अफ्रीका के बहुत सारे देश, इराक, मिस्र, सीरिया, लेबनान, सबको मान लो आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद जो भी देश स्वतंत्र हो रहे थे, उनके पास ना तो पैसा था, ना तकनीक था। तो क्या होता था, जो शक्तिशाली देश थे, जो अमेरिका और यूरोपीय देश थे, वो भारत और तमाम देशों पर दबाव बनाते थे कि आपकी आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए। तो इसको नव उपनिवेशवाद कहा गया, और टर्म को लेकर थोड़े बहुत डिबेट भी होते रहते हैं, बट इसको कहा गया। और आप देखोगे 1991 से लेकर 2021 के बीच में, खास करके पिछले 15 वर्षों में, आप सुनोगे कि डेटा कोलोनिज्म, जैसे गूगल है, फेसबुक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, मतलब ट्विटर है, आप देखोगे उन सब की इतनी ज्यादा पकड़ बन गई है, ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियां जो है दुनिया में जिसको चाहे उसको प्रभावित। तो भारत और दुनिया के कई देश अब कहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई इन डाटा के कारण भाई हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव। होता क्या है, चंद शक्तिशाली देश 16वीं सदी से लेकर के आज 21वीं सदी तक दुनिया पे किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव आज के डेट में कंपनियों ने बना रखा है अपना। सिलेबस कह रहा है उपनिवेशीकरण, सिलेबस में कुछ भी नहीं कहा कि तुम ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। इसके अंदर भी बहुत सारी बातें पढ़नी है। तो आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है, थीम का मतलब ये थीम, औद्योगिकरण पढ़ना है, दोनों विशुद्ध पढ़ना है, समाजवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, यही विश्व इतिहास का सिलेबस है आपका, ठीक है। तो एक तो थीम पे स्टडी करिएगा विश्व इतिहास का। दूसरा आपने क्या करना है विश्व इतिहास में, ध्यान रखिएगा कि 3 भागों में बांट लीजिएगा थीम को भी। एक बांट लीजिएगा, आप कर लीजिएगा 18वीं सदी से लेकर 1914 तक, दूसरा 1914 से 1945, और तीसरा 1945 से 1991, ठीक है। ऐसे करके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं इतिहास के, विश्व इतिहास के, वो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, वियना सम्मेलन, इटली जर्मनी के एकीकरण, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद, 30 और 48 के यूरोपीय क्रांतियाँ, ठीक है, पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति, है ना, उपनिवेशीकरण, ठीक है। ऐसे करके मान लो हमने पहले फेज में ले लिया टॉपिक, सेकेंड फेज में फिर आ जाएंगे हम लोग, है ना, प्रथम विश्व युद्ध, कारण परिणाम, फिर समाजवाद, मार्क्सवाद, रूसी क्रांति, ऐसे टॉपिक लेंगे हम, फांसीवाद, नाजीवाद, राष्ट्रसंघ, महामंदी, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिणाम। फिर इसमें आ जाएंगे थर्ड वाले फेज में हम, जिसमें शीत युद्ध, ठीक है, व्यू उपनिवेशीकरण, यूएसएसआर का विघटन। एक बार टॉपिक हमने बोल दिया है, क्योंकि यूट्यूब पे रिकॉर्ड पे रहता है, किसी को लगे कभी दोबारा नोट करना तो आप कर लीजिएगा उससे, आप, है ना। ये सारे मेन टॉपिक हैं। जो टॉपिक हमने बताए सिलेबस से अधिक हमने इसलिए बताए हैं कि सिलेबस कहता है 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे कि सिलेबस यहाँ भी सांकेतिक है, ठीक है। तो आप थीम बेस और ऐसे करके डिवाइड कर लीजिएगा विश्व इतिहास को।
सोर्स क्या रखिएगा आप? सोर्स बहुत अच्छा होगा, आप क्लास 9th और 10th की एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है, सभ्यता की कहानी, उसको पढ़ लीजिएगा आप। क्लास 9th में आप लास्ट के 2 चैप्टर, क्लास 9th में अब लास्ट के 2 चैप्टर और 10th में पूरा कंप्लीट जेरोक्स कॉपी मिलेगी इसकी आपको, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा आप, विश्व इतिहास की बहुत अच्छी समझ आपकी बन जाएगी वहां से, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें भी कोई कंक्रीट मटेरियल नहीं है, आप इसमें विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल यदि आप ले सकते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे बहुत बढ़िया एक आपको एक जगह नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, वो ले लीजिएगा आप। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको सिलेबस में इसलिए दिया गया है कि आज के डेवलपमेंट को आप समझ पाएं, ठीक है, आज के दुनिया को आप समझ पाएं, देने का मकसद ये है इसका, ठीक है। सोर्स मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया है, जैसे हमने कहा था आपको, तरीका वही होगा, क्वेश्चन पेपर, सोर्स, नोट्स मेकिंग, प्रैक्टिस, इसमें कोई चेंज करना नहीं है आपने। अभी ट्रेंड क्या है यूपीएससी में, विश्व इतिहास को पिछले 4 वर्षों से बहुत कम महत्व दिया गया है और 2020 में इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो मन में ये आ सकता है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, बहुत लोग ऐसा सोच भी रहे हैं, वो रिस्क है। कब यूपीएससी 4 प्रश्न पूछ दे, 3 प्रश्न पूछ दे, वो यूपीएससी के हाथ में है। तो आपने क्या करना है, सिलेबस को हर जगह, चाहे पीटी हो या मेंस, पहले ओपन करिए, पढ़ना क्या हमें डिटेल में, नंबर 1, ठीक है। सब जगह सोर्स फाइनल करिए। हमने सोर्स एकदम प्रूव्ड हैं, प्रामाणिक हैं, वो सोर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फाइनल करिए आप, रीडिंग करिए, फिर क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ने की आदत डालिए आप, नोट्स बनाइए आप उसके ऊपर, प्रैक्टिस करिए आप उसके ऊपर, ठीक है। अब एक घंटे की चर्चा में, 50 मिनट की चर्चा में मैं आपको एक इनिशियल मैंने आपको आइडिया दिया कि क्या तैयारी कैसे करनी चाहिए, ध्यान कैसे रखना चाहिए, ठीक है। शुरू में हमने बता ही दिया आपको कि हिस्ट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा वो मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा आप उसको समझना होगा आपको। जैसे आपके जीवन की सारी घटनाएं आपके लिए महत्व नहीं रखती है, वैसे इतिहास ही है, इतिहास हमसे ही बनता है, ठीक है। और मैं इतना ही जानता हूँ, यदि आप स्टेज को ठीक से फॉलो कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस में आ गए हैं आप, और एक सेंसिबल स्टूडेंट हैं आप, और 1.5-2 साल ईमानदारी से एफर्ट लगा सकते हैं आप, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। ज़रूर चुनौतियाँ इसमें आती हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं आपको, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। 16 वर्षों में बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे हैं, ठीक है। और अब मैं अपनी पूरी संस्था की तरफ से, अपनी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे आप, है ना। अपना कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जुनून, पैशन। आपको पास कोचिंग हो ना हो, आपके गाइडेंस हो ना हो, पैसे हो ना हो, जिसमें जुनून है वो बनता है, ठीक है। और आज तो यूट्यूब में बहुत सारे गाइडेंस हैं, कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग मतलब जिसको थोड़ा बहुत भी अनुभव होता है वो चले आते हैं यूट्यूब पे, बताते हैं, बताने की आज़ादी है सभी को। ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है आपको चूज़ करना, ठीक है। ये बहुत बड़ी चुनौती है आपको चूज़ करना। बहुत लोग लफ्फेबाजी में भी बहुत कलाकार होते हैं, मतलब ठीक है, वो ठीक ठीक तरीके से आपको मतलब ऐसे समा बांधेंगे, मैजिक बांधेंगे कई बार, ठीक है ना। विजन आईएएस का मतलब है काम, स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आ जाओ, काम की बात करना। जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ही लगभग 60 से 65 लेक्चर में 3-3 घंटे की क्लासेस होती हैं हमारी। पीटी और मेंस के पूरे सिलेबस को मैं कवर कराता हूँ। इस वाले बैच में भी अभी क्लासेस की शुरुआत होगी, सब कुछ ठीक रहा तो क्लासेस स्टार्ट करूँगा मैं फिर अभी, है ना। और फिर उसमें क्या करता हूँ मैं, हर दिन जैसे मान लो मॉडर्न के स्टार्ट है तो 3 घंटे का मॉडर्न का एक इंट्रोडक्शन होगा पूरा, कि मॉडर्न में और क्या ध्यान रखना चाहिए। कल्चर है तो कल्चर का एक अलग होगा, विश्व इतिहास है तो उसका एक अलग होगा, सबका एक अलग इंट्रोडक्शन करने का मतलब ही 10 से 12 घंटा चाहिए हमें पूरे सिलेबस के लिए। पर इतना है आपके सामने अब कि आप स्टार्ट कर सकते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास से। इतना मैं श्योर कर सकता हूं आपको कि 60 से 70% आपकी पीटी और मेंस की तैयारी यहां से हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि अब आप कैसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलिए आज मैं अपनी सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं, है ना। थैंक यू वेरी मच।
सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू।